हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। इस वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज यूनिट 3 ऑफ आवर सिलेबस विच इज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपनी अर्लियर स्टडीज में इकोनॉमिक फैक्टर को कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन विद टाइम उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर ह्यूमन बीइंग की होलिस्टिक वे में स्टडी करनी है तो इकोनॉमिक फैक्टर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हर्कोविट्ज की एक स्टेटमेंट आती है जो कहते हैं कि अर्लियर ह्यूमन की ये एक फेलियर कंसिडर किया जाना चाहिए कि उन्होंने अर्लियर सोसाइटी में जब नॉन लिटरेट पीपल को स्टडी करा तो उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर को अपनी कंसिडरेशन में नहीं लिया एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में। उसके बाद सबसे पहले जो मेजर वर्क आता है वो मेलानोविस्की का आता है। मेलानोविस्की ने ट्रॉब्लियन आइलैंड में आपको याद हो तो उन्होंने अपनी स्टडी करी थी, उन्होंने कूला रिंग का कंसेप्ट दिया था जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेलानोविस्की ने मटेरियल कल्चर का कंसेप्ट दिया और ये मटेरियल कल्चर का कंसेप्ट भी इन्होंने प्रिमिटिव सोसाइटी से रिलेटेड दिया था। ये 1922 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। इस कंसेप्ट के बाद ही फर्दर इकोनॉमिक्स को ये रियलाइज एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि हमें इकोनॉमिक फैक्टर को अपनी स्टडी में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में कंसिडर किया जाना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमी और एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज देखी जा सकती हैं। सबसे पहले तो इनमें जो सिमिलैरिटी है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे देखी जा सकती है। दोनों ही एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट साइकोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे इकोनॉमी में एक कंसेप्ट आता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। ये इस इकोनॉमिक्स की बात सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019 में करी गई थी और 2024 के रीसेंट सर्वे में इकोनॉमिक सर्वे में इस वर्ड को मेंशन किया गया था। अब बिहेवियर इकोनॉमिक्स तो डिफाइन ही ऐसे किया जा सकता है कि ह्यूमन की जो साइकोलॉजी होती है उसकी स्टडी करना और ह्यूमन की साइकोलॉजी किस तरह से एक इकोनॉमिक डिसीजन लेने पे ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करती है। तो साइकोलॉजी जो है एंथ्रोपोलॉजी और वो इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड है। सेकंड, इकोनॉमी में एक कंसेप्ट आता है सेट्रस पेरिबस का। अब सेट्रस पेरिबस क्या होता है? जैसे आपने इकोनॉमिक्स की कई डेफिनेशंस होती हैं जिसमें सेट्रस पेरिबस वर्ड का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। डिमांड जो है वो प्राइस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहती है इकोनॉमिक्स में। और इस डिमांड लॉ ऑफ डिमांड की एग्जैक्टली डेफिनेशन यही होती है कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस कीपिंग एट सेट्रस पेरिबस विच मीन्स कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये ऑल अदर फैक्टर्स जिसको कांस्टेंट रखने की बात करता है ये ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर होते हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, इसलिए इनको एक साथ स्टडी किया जाना चाहिए। इसके अलावा अब ये तो हमने पढ़े कि इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज हैं, बट ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में बिल्कुल ओवरलैप तो नहीं करते हैं, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। डिफरेंसेस की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है कि किस तरह से ह्यूमन प्रॉफिट मेकिंग में फोकस करता है। तो प्रॉफिट मेकिंग या ह्यूमन रेशनल बिहेवियर होता है ह्यूमन का, ये इकोनॉमिक्स बताता है। अब रेशनल बिहेवियर की बात करें तो रेशनल बिहेवियर का मतलब है कि उसको किसी भी तरह का इकोनॉमिक डिसीजन अगर एक इंडिविजुअल को लेना है तो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी उस चीज की और उसके बेसिस पे वो इस तरह का इकोनॉमिक डिसीजन लेगा जिसके उसको मैक्सिमम यूटिलिटी हो। तो ये तो इकोनॉमिक्स इस चीज की बेसिक स्टडी करती है। जबकि एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी देखती है कि प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल जो कमोडिटीज इन्वॉल्व हो रही है वो कहाँ से आई हैं, वो किस तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लीड कर रही हैं, वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, जो इन सोसाइटीज़ में एक्सचेंज हो रहा है वो एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, एक्सचेंज जिन पार्टीज़ के बीच में हो रहा है उनमें आपस में क्या रिलेशन है और एक्सचेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इन सब तरह की चीज़ें जो है वो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो सिलेबस का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मलिज्म और सब्सटेंटिविज्म का कंसेप्ट। फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमी जो है वो आज के टाइम पे हम जो इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में हम इकोनॉमी पढ़ते हैं उसको डिफाइन करता है, जबकि सब्सटेंटिविस्ट स्कूल जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी की जो इकोनॉमी है उसको मॉडर्न डे कैपिटलिस्ट और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी से डिफरेंट मानता है। फॉर्मलिस्ट स्कूल के अकॉर्डिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, ये इकोनॉमी के कुछ प्रिंसिपल्स को बताता है। इसके ये अज्यूम करता है कि इकोनॉमी जो है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करती है। मतलब कोई भी अगर प्रोड्यूस है
तो वो किस तरह से अपने प्रोडक्शन को, जो इंडिविजुअल है वो उस प्रोडक्शन में अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी को ऑब्टेन कर सकता है, उस पर फोकस करता है। मतलब उसको मिनिमम इनपुट देना पड़े और उस मिनिमम इनपुट से वो मैक्सिमम आउटपुट को ऑब्टेन कर सके। ये है मैक्सिमम यूटिलिटी का कंसेप्ट। इसके अलावा कहता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं इस इकोनॉमी में वो रैशनैलिटी पे काम करते हैं। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि उस इंडिविजुअल के पास पूरी इंफॉर्मेशन हो कि किस तरह की कॉस्ट उसको लगानी चाहिए अपने प्रोडक्शन यूनिट्स में और कैसी यूटिलिटी या आउटपुट वो ऑब्टेन कर सकता है। इसके अलावा वो जो भी ऑप्शन लूज कर रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन एक इंडिविजुअल ने अपने प्रोडक्शन में छोड़ा है उसकी कॉस्ट क्या होगी। मैं आपको इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई पीस ऑफ लैंड है, तो एक इंडिविजुअल के पास ऑप्शन होगा कि या तो वो उस पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करे या फिर वो उस पे उस कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करे और कुछ प्रोड्यूस करे। फॉर से इंडिविजुअल को लगता है कि वो जब फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा और उससे जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करेगा उसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो इसको प्रैक्टिस करता है। लेकिन एग्रीकल्चर से जो इसको इनकम हो सकती थी, जो इस एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस से अपनी इनकम जनरेट कर सकता था, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था। तो उस चीज़ को छोड़ने की जो कॉस्ट है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके अलावा इसका थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि एक इकोनॉमी में जहाँ पर इंडिविजुअल की अनलिमिटेड वांट्स हो, लेकिन हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब इसको कैसे यूज करना है वो प्रिंसिपल्स इकोनॉमी बताती है। इसके अलावा जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का प्रोसेस है ये प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे काम करता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ यूटिलिटी अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी विद टाइम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जब यूटिलाइज करते जाएंगे तो वो डिमिनिश होती जाएगी। इसको भी एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंडिविजुअल है, उसने आइसक्रीम कंज्यूम करी, तो वो पर स्कूप ऑफ आइसक्रीम जब विद टाइम एक्स्ट्रा स्कूप ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करता जाएगा तो वो आइसक्रीम की जो उसकी खाने की कैपेसिटी है या उस आइसक्रीम को वो जितना पहले इंजॉय कर पा रहा था, विद टेकिंग एक्स्ट्रा स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम वो उसको इंजॉय करना कम करता जाएगा। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो था फॉर्मलिस्ट स्कूल। इसके जो मेजर थिंकर्स है दैट इज रेमॉन्ड फर्थ एंड हेरोल्ड के नीडर। तो ये इस स्कूल ऑफ थॉट के सपोर्टर्स थे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सटेंटिविस्ट स्कूल की। ये सब्सटेंटिविज्म का कंसेप्ट सबसे पहले कार्ल पोलियानी ने अपनी बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में दिया था। अब इस बुक में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन से कार्ल पोलियानी का मतलब है जो दो तरह की सोसाइटीज हैं, मॉडर्न डे सोसाइटीज या इकोनॉमिक सोसाइटी या कैपिटलिस्ट सोसाइटी या मार्केट बेस्ड सोसाइटीज इसको कहा जा सकता है, और जो दूसरी होती है प्रिमिटिव सोसाइटीज या सिंपल सोसाइटीज जिसको हम कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिवीजन है उसको इन्होंने ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया था। कार्ल पोलियानी ये जो सब्सटेंटिविस्ट सोसाइटीज है उसके कुछ फीचर्स बताते हैं। ये कहते हैं सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक्स को दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं इकोनॉमीज जो है वो दो तरह की होती हैं। एक तो जो हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी जो रैशनैलिटी पे बेस्ड होती हैं, प्रॉफिट बेस्ड होती हैं, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बट अनलिमिटेड कंज्यूमर की वांट्स होती हैं, उनके बेसिस पे होती हैं। दूसरे तरह के इकोनॉमी ये बताते हैं जो रैशनलिज्म पे नहीं डिपेंड होती, जो प्रॉफिट मेकिंग में बिलीव नहीं करती, जिनके लिए सोशल रिलेशंस प्रॉफिट मेकिंग से ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इस तरह की सोसाइटीज़ की ये बात करते हैं। इसके बाद ये इस सब्सटेंटिविज्म के फीचर्स को बताते हैं। ये कहते हैं कि सब्सटेंटिविज्म के फीचर की बात करें तो सबसे पहले इंडिविजुअल की जो चॉइस होती है इस सोसाइटी में वो इकोनॉमी बेस्ड या प्रॉफिट बेस्ड नहीं होती, वो सिर्फ इकोनॉमी से ना रहकर वो सोशल रिलेशंस बनाने पे विश्वास करते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी सोसाइटीज़ में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अलावा कल्चरल वैल्यूज़ ज़्यादा मैटर करती हैं, मॉरल कंसर्न्स इनके पास ज़्यादा होते हैं।
तो ये सब चीज़ें इनकी इकोनॉमी में सोशली एम्बेडेड ही होते हैं, इसीलिए ये कंसेप्ट देते हैं सोशल एम्बेडेडनेस का। मतलब जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की जो इकोनॉमीज होती हैं उनको ये जो फैक्टर्स होते हैं सोशल रिलेशनशिप, कल्चरल वैल्यूज, इनके मॉरल कंसर्न्स, इनसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये इकोनॉमी जो होती है इनकी वो सोशली एम्बेडेड होती हैं, वो इन सब फैक्टर्स के साथ मर्ज होती हैं। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता, तो वो सिर्फ सेलिंग के लिए नहीं होता, वो सब्सिस्टेंस बेस्ड होता है, मतलब वो सिर्फ खुद की कंजप्शन के लिए होता है। तो सब्सिस्टेंस बेस्ड प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसके अलावा ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज में बिलीव नहीं करते, यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कहीं से एक्यूमुलेट करना, मल्टीपल सोर्सेज से जो थिंग्स होती हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको एक्यूमुलेट करना और फिर उनको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी के भी डिफरेंट टाइप्स हम आगे चलकर पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर एम्बेडेडनेस का कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक थिंकर हैं ग्रेनोवेटर, इन्होंने इंडोनेशिया की स्टडी करी और वहां पर जो चाइनीज बिजनेसमैन थे उनके बारे में ये बताते हैं कि उनका जब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक नेटवर्क जो इन्होंने देखा उसमें इन्होंने पर्सनल रिलेशंस को ज़्यादा उनको मैटर करते हुए देखा, कि वहाँ उनके लिए जो पर्सनल रिलेशंस थे वो उस ट्रांजैक्शन में ज़्यादा मैटर करते थे। तो ये कुछ कंसेप्ट सब्सटेंसिविज्म के फीचर्स। इसके बाद हम इस नेक्स्ट कंसेप्ट को नोट्स के थ्रू डायरेक्टली स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पहले वो पढ़ते हैं जो अब तक हमने स्टडी कर लिया है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 3 हमने शुरू करा था। इसके बारे में हमने देखा था कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेवर कंसंट्रेटेड ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी दे स्टडीड। सबसे पहले इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इकोनॉमिक फैक्टर को कभी कंसिडर ही नहीं करा था। फिर हर्कोविट्ज की एक स्टेटमेंट है, इट इज फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द अर्लियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट द फंडामेंटल इकोनॉमिक फैक्ट्स इन देयर स्टडीज ऑफ द नॉन लिटरेट पीपल और सोसाइटीज। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज होती हैं उनमें इन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर कंसिडर नहीं करा था, तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक फेलियर मानते हैं हर्कोविट्ज। फिर सबसे पहले मेलानोविस्की ने कंसेप्ट दिया था प्रिमिटिव सोसाइटीज के लिए मटेरियल कल्चर का। ये कंसेप्ट इन्होंने 1922 में दिया था। इसके बाद लेटर काफी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको फॉलो करा और फिर इकोनॉमी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट में इंक्लूड किया जाने लगा। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स की और इनकी ओरिएंटेशन में सिमिलैरिटी की बात करें तो वो साइकोलॉजी ऐसा पॉइंट है जो इनकी सिमिलैरिटी को बताता है। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, या एक हमने देखा था बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी साइकोलॉजी का फैक्टर जो है वो इंक्लूड होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम में देयर इज ऑलवेज अ रोल प्लेड बाय द साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल। मार्शल ने कहा था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक्स को ही स्टडी ऑफ मैन बता देते हैं। तो सीधा सीधा जो मार्शल है वो इकोनॉमी को एंथ्रोपोलॉजी से लिंक कर लिए, इसीलिए कहा जाता है हेंस इकोनॉमी वुड बी मच बेनिफिटेड इफ अवेल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल मेथोडोलॉजी। मतलब अगर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इकोनॉमी को दे दिया जाए तो इकोनॉमी बहुत बेनिफिटेड हो सकती है। ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझा जा सकता है, ह्यूमन की साइकोलॉजी पे के बेसिस पे ये डिपिक्ट करा जा सकता है, ये प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि ह्यूमन किस अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डिसीजंस इन फ्यूचर लेगा और उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्म किया जा सकता है। Both economics and anthropology can contribute to each other. For example, economics use the term ceteris paribus. Ceteris paribus मतलब other factors को constant रखना, और ये other factors का मतलब होता है कि नॉन इकोनॉमिक फिनोमेना को देखना, और वो नॉन इकोनॉमिक फिनोमेना में कुछ एक फैक्टर एंथ्रोपोलॉजी का फिनोमेना भी हो सकता है। द एंथ्रोपोलॉजी, अब ये तो था कि किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी ने इकोनॉमी ने एंथ्रोपोलॉजी को बेनिफिट करा। अब एंथ्रोपोलॉजी कैन आल्सो फिल इन द ब्लैंक विद द इंफॉर्मेशन नॉट यूजुअली कवर्ड बाय द इकोनॉमिस्ट, जैसे कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो जनरली प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करते हैं, रेशनल डिसीजन पे फोकस करते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट अब इनकी ये डिफरेंस बता रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉफिट और रेशनल मेकिंग पे फोकस कर रहा है, जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट फ्रॉम वेयर कम्युनिटीज कम फ्रॉम, कहाँ से आ रही हैं वो, उन्हें कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, और जो पार्टीज इस एक्सचेंज में या ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है प्रिमिटिव सोसाइटीज में, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है एंड हु कैन पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करते हैं वो फॉर्मलिस्ट और सब्सटेंसिविस्ट डिबेट करते हैं। फॉर्मलिज्म का स्कूल सबसे पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिस्ट, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट फुलफिलिंग द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन काइंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कार्सिटी। इसके assumptions देखते हैं। इंडिविजुअल परस्यू
यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, कैसे वो अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चूजिंग बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो भी उनके पास प्रेजेंट है। Individuals will do so based on the rationality, using all available information to measure the cost and utility of each means and considering the opportunity costs involved. Opportunity cost मैंने आपको बताया था, जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है उसको छोड़ने की जो कॉस्ट होती है दैट इज अपॉर्चुनिटी कोस्ट, और इंडिविजुअल के पास रैशनैलिटी का मतलब है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है कि किस तरह से वो कोस्ट और यूटिलिटी को कोस्ट को सबसे कम रख सकता है और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो इंडिविजुअल है वो डिसीजन लेता है इकोनॉमी में। ऑल द इंडिविजुअल्स लिव अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हर एक इंडिविजुअल के पास और उसकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, तो इकोनॉमी का प्रिंसिपल इसी बेसिस पे काम करता है। अंडरलाइंग इंडिविजुअल्स परस्यूट ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन इन द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था कि हर एक्स्ट्रा यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें जो यूटिलिटी होती है वो विद टाइम डिमिनिश होती रहती है। फॉर्मलिस्ट के दो इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, रेमंड फर्थ फॉर्मलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे और हेरोल्ड के नीडर। ये जो फॉर्मलिस्ट हैं दे assert that the neoclassical model can be applied to any society if appropriate modifications are made। तो अब हम जब फर्दर चल के इन दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे तो हम देखेंगे जो फॉर्मलिस्ट स्कूल था वो कहता था कि जो सिंपल या प्रिमिटिव सोसाइटीज होती थी उसमें भी मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल सिंपल सोसाइटीज पे के लिए वैलिड नहीं होते थे। सब्सटेंसिविज्म की बात करें तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले प्रपोज करा था कार्ल पोलियानी ने अपनी बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में। कार्ल पोलियानी इकोनॉमिक्स के दो मीनिंग बताते हैं। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स एक तो होती है जो हमने सिंपल इकोनॉमिक्स देखते हैं जो रैशनल एक्शन पे बिलीव करती है, रैशनल एक्शन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करती है और रैशनल चॉइस लेती है, जो भी उसके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे रैशनल चॉइस होती है इंडिविजुअल की सोसाइटी में। सेकंड मीनिंग जो ये अपनी इकोनॉमिक्स का बोलते हैं वो कहते हैं कि सेकंड मीनिंग हाउएवर प्रीसपोजेस नीदर रेशनल डिसीजन मेकिंग नोर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी, ना तो इनके पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना ही ये रेशनल डिसीजन पे बेस्ड होते हैं। इट सिंपली रेफर्स टू हाउ ह्यूमन मेक्स अ लिविंग, कैसे ह्यूमन अपना लिविंग बनाता है, जो भी उनके पास सोशल या नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे अपना लिविंग चलाना ही बस इनकी इकोनॉमी होती है। तो जो मॉडर्न डे या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब्सटेंसिविज्म के अकॉर्डिंग इन सोसाइटीज पे लागू नहीं होते। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन से कार्ल पोलियानी का क्या मतलब है? ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं डिवाइड बिटवीन मॉडर्न मार्केट डोमिनेटेड सोसाइटीज और जो दूसरी नॉन वेस्टर्न नॉन कैपिटलिस्टिक प्री इंडस्ट्रियल या प्रिमिटिव या सिंपल सोसाइटीज जो होती हैं उनके बीच में जो ये डिवाइड है उसको ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन कार्ल पोलियानी कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो सिंपल सोसाइटीज होती है ये नॉन वेस्टर्न या नॉन कैपिटलिस्ट या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं, इन पे ओनली सब्सटेंसिव मीनिंग ऑफ इकोनॉमी कैन बी एनालाइज इट। तो इनकी जो इकोनॉमी होती है वो ऐसी होती है। इंडिविजुअल की चॉइस जो होती है वो इन सोसाइटीज में वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं होती, जबकि ये बेस्ड होती हैं अपने सोशल रिलेशनशिप्स पे, कल्चरल वैल्यूज पे, मॉरल कंसर्न्स पे, पॉलिटिक्स पे और रिलीजन पे। इनमें प्रॉफिट का जो इनका एम नहीं होता है। इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो सेल्फ यूज के लिए होती है या फिर सब्सिस्टेंस बेस्ड प्रोडक्शन इसको कहा जाता है। इनका जो एम होता है वो प्रॉफिट नहीं होता। ये मार्केट मैकेनिज्म से बाउंडेड नहीं होते हैं, जबकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन या रेसिप्रोकेशन पे। इसके बाद देखते हैं मैनिंग नैश ने जो स्मॉल स्केल इकोनॉमीज है उसको 4 थीम्स में डिवाइड करा है। उस थीम्स में डिवाइड करके इन्होंने स्मॉल स्केल इकोनॉमीज को स्टडी करा। पहली जो थीम है वो बताते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। टेक्नोलॉजी को ये डिफाइन करते हैं ऐसे टूल्स या प्रोसेसेस जिनको यूज करके मटेरियल गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में और लेस फिजिकल एफर्ट या एनर्जी को यूज करके। तो ऐसे टूल्स एंड प्रोसेसेस जिनसे मटेरियल गुड्स अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा सकता है विद लेस फिजिकल एफर्ट। ये कहते हैं दैट ट्राइबल एंड पीजेंट सोसाइटीज आर रिलेटिवली सिंपल, कि इनमें जो टूल्स है वो मेकिंग के प्रोसीजर में है अभी भी, और डिफरेंट जो एंड डू नॉट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्टिव टास्क, और इनको प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि इनको कंजप्शन बेस्ड प्रोडक्टिविटी ही करनी है, सब्सिस्टेंस प्रोडक्टिविटी जो इनको करनी है, तो इनको प्रॉफिट मेकिंग या मार्केट का तो इनका कोई कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता। तो इस वजह से इनकी इनकी जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो इतना अपग्रेडेड अभी नहीं है। सेकंड जो ये कंपोनेंट या थीम ये बताते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्टिव यूनिट्स। ये कहते हैं जो
सिंपल सोसाइटीज में प्रोडक्टिव यूनिट होती है वो वहाँ की फैमिली ही होती है, जबकि मॉडर्न सोसाइटी में प्रोडक्शन की यूनिट्स डिफरेंट हो सकती है। जैसे एक यहाँ पे प्रोडक्शन की यूनिट होती है फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी मॉडर्न सोसाइटी में स्टैब्लिश होती है वो वहाँ की प्रोडक्टिव यूनिट्स होती है, जबकि प्रिमिटिव सोसाइटीज में प्रोडक्टिव यूनिट फैमिली होती है। और इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो इनके किनशिप बॉन्ड, पॉलिटिकल बॉन्ड्स और टेरिटोरियल बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है। In the primitive societies, there is a little specialization and each household provides its own food, cloth and shelter. मतलब वो इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस बेस्ड जो प्रोडक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, इनका कोई मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे नहीं देखा जाता। थर्ड थीम जो ये बताते हैं दैट इज सिस्टम्स एंड मीडिया ऑफ एक्सचेंज। In tribal and peasant economies, people do not feel a necessity to calculate opportunity cost. अब इनको opportunity cost calculate करने की necessity क्यों नहीं होती? Since the use of time and resources and the people occur as a result of social structure and not calculated in terms of increasing the productivity. And the fourth theme that as defined by Manning Nash is the control of wealth and capital. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की ये बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव इकोनॉमीज़ में इन्वेस्टमेंट को ये डिफाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट को ये कहते हैं कि अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास प्रेजेंट होती है उसको इस तरह से ये यूज़ करना कि अपने सोशल सिस्टम को एक्सपेंड कर सके, वही इनकी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये अपने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने पे, जैसे आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ है वो अपने इन्वेस्टमेंट उनकी सोसाइटी में इस तरह से डिफाइन करा जाएगा कि वो अपनी जो सोसाइटी है उसको ही किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटीज में सोसाइटी का ट्रांसफॉर्म ना करके सोसाइटी का जो सोशल सिस्टम है उसको एक्सपेंड करना अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, इनके केस में इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज प्रोडक्शन, इसको हम पढ़ते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन को डिफाइन करा जा सकता है कि ये ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन इस तरीके से करना कि नेचुरल रिसोर्सेज से या जो भी इनके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उससे ये अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको फुलफिल कर सकें, वही प्रोडक्शन कहलाता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग किसी भी सोसाइटी में प्रोडक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हम नॉर्मली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पे मार्क्स बात करते हैं, जो कि चार होते हैं। दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, रिस्क या एंटरप्रेन्योरशिप फोर्थ फैक्टर है। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक तो इससे प्रोडक्शन का कंपोनेंट होता है। दूसरे कंपोनेंट की जो ये बात करते हैं मार्क्स, दैट इज जो सोसाइटी के जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं मेंबर्स, उनके बीच में सोशल रिलेशन। अब सोशल रिलेशंस को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। वन इज सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोसाइटी में किस तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैमिली का इंस्टीट्यूशन हो गया, मैरिज का इंस्टीट्यूशन हो गया, रिलीजन हो गया, तो ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन से इम्पैक्ट डालते हैं प्रोडक्शन पे। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है दो क्लासेस। दो क्लासेस को मार्क्स कहते हैं, वन इज हैव एंड अनदर इज हैव नॉट्स। हैव नॉट्स ये रिचर क्लास को डिफाइन करते हैं और हैव ये रिचर क्लास को डिफाइन करते हैं और हैव नॉट्स पुअरर क्लास को डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से ये मेजरली दो कंपोनेंट्स बताते हैं प्रोडक्शन के। वन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिस्क। और सोशल रिलेशन में सोशल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली, मैरिज, रिलीजन। और दो क्लासेस, वन इज हैव विच इज द रिचर क्लास एंड अनदर इज हैव नॉट्स विच इज द पुअरर क्लास। तो ये था मार्क्स का डिविजन। फिर गॉर्डिलायर कहते हैं कि प्रोडक्शन जो होती है वो मेजरली दो मोड्स या दो तरीकों से, दो वेज से हो सकती है। वन इज फूड गैदरिंग। अब फूड गैदरिंग में मेजरली आता है हंटिंग एंड गैदरिंग एंड फिशिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा फूड का डायरेक्ट प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन का एक पार्ट है। अब डायरेक्ट प्रोडक्शन करा जा सकता है एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से। तो ये तो था गॉर्डिलायर का डिवीजन कि प्रोडक्शन दो वे से या दो मेथड से हो सकता है। वन इज फूड गैदरिंग विच इंक्लूड्स हंटिंग एंड गैदरिंग एंड फिशिंग एंड अनदर इज फूड प्रोडक्शन डायरेक्टली विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज एक्सचेंज। प्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट एक्सचेंज। एक्सचेंज को डिफाइन करा जा सकता है गुड्स या सर्विसेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करी जाती है। फॉर एग्जांपल A टू B ट्रांसफर करी जाती है और B या तो डायरेक्टली
इसके ऊपर ऑब्लिगेशन होगी वो ए को सिमिलर क्वांटिटी या क्वालिटी की चीज रिटर्न करे, या फिर वो बाउंड होगा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू कि ये ट्रांसफर जो बी टू ए भी सिमिलरली हो। तो ये एक्सचेंज का प्रोसेस है कि एक दूसरे में रेसिप्रोकेट करवाना प्रोडक्शन का, दिस इज ट्रांसफर। और कॉमन्स जो है वो एक्सचेंज के बारे में कहते हैं कि इसके एक्सचेंज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कॉमन्स के बारे में कॉमन्स के द्वारा ये बताया गया है कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज वो फिजिकली कोई चीज है वो ए टू बी एंड बी टू ए मूव ऑन करे, तो ये जो फिजिकल ट्रांसफर होता है इसको लोकेशनल ट्रांसफर भी कहा जा सकता है, कि इसकी जो लोकेशन है, जो प्रोडक्शन की लोकेशन है वो ट्रांसफर हो रही है, तो फिजिकल ट्रांसफर का। दूसरा ये कहते हैं कल्चरली डिफाइंड ऑनरशिप का ट्रांसफर। इसको हम समझ सकते हैं जैसे आज के टाइम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, अब उसमें कोई डायरेक्ट या फिजिकल ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो ऑनरशिप राइट है वो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहे हैं, तो ये कल्चरल डिफाइंड ऑनरशिप राइट्स हो गया। तो इन दो तरीकों से कॉमन्स जो एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो कॉमन्स में नहीं डिसाइड करा या नहीं बताया, लेकिन हम ले सकते हैं जूरल एस्पेक्ट, जो लीगल ट्रांसफर है, लीगल एक्सचेंज है, उससे एसोसिएटेड होता है। अब कार्ल पोलियानी ने सबसे पहले दिए थे 3 फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज, उसको देखते हैं। एक्सचेंज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। वन इज रेसिप्रोसिटी, ये सिंपल सोसाइटीज में 3 टाइप ऑफ एक्सचेंज होते हैं। वन इज रेसिप्रोसिटी, सेकंड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज मार्केट एक्सचेंज। रेसिप्रोसिटी की अगर बात करें तो अगर कोई पर्सन ए बी को कुछ दे रहा है, तो जो पर्सन बी है वो या तो माइंड से या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से वो बाउंडेड होगा कि वो सिमिलर वैल्यू की कोई चीज ए को वापस से रिटर्न करें। तो ये तो रेसिप्रोसिटी का कंसेप्ट हो गया, जहां पे दोनों तरफ जो है वो एक्सचेंज चल रहा है, दोनों तरफ जो मटेरियल गुड्स का ट्रांसफर जो है वो हो रहा है, ये रेसिप्रोसिटी हो गया। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट कहता है कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स से कोई जो चीजें हैं, जो प्रोडक्शन है, वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ने कलेक्ट करी और वो बाकी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी से, और वो वापस सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो ये कंसेप्ट कहलाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा टाइप ऑफ एक्सचेंज जो कार्ल पोलियानी डिसाइड करते हैं दैट इज मार्केट एक्सचेंज। मार्केट एक्सचेंज जैसे कि कैपिटलिस्ट मार्केट में आज के टाइम पे चलता है, इसका जो सोल पर्पस होता है वो प्रॉफिट मेकिंग का होता है। इसमें ए टू बी कोई ट्रांसफर होता है और उसकी वैल्यू बी टू ए ट्रांसफर कर दी जाती है, तो ये मार्केट एक्सचेंज का कंसेप्ट हो गया। रेसिप्रोसिटी की डिटेल में अगर बात करें, रेसिप्रोसिटी को डिफाइन किया जा सकता है एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है इस एक्सचेंज में या इस ट्रांसफर में। अब रेसिप्रोसिटी को मार्शल शेलेंस ने अपनी बुक स्टोन एज इकोनॉमिक्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये कहते हैं मेजरली रेसिप्रोसिटी 3 टाइप्स की हो सकती है। वन इज जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी को ये बताते हैं कि एक ऐसी रेसिप्रोसिटी जिसमें एक जो पार्टी है, गिविंग पार्टी को विदाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिटर्न, वो ए टू बी ट्रांसफर होता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को जो ट्रांसफर करते हैं, ये जो ट्रांसफर है बिना रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस के इसलिए होता है क्योंकि ये फैमिली सिस्टम को एनहेंस करना चाहते हैं, ये सोसाइटी में अपनी मॉरल वैल्यूज को दिखाना चाहते हैं, सोसाइटी के साथ रिलेशंस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये रीजंस होते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसफर के। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं दैट इज एस्कीमोज, जो ट्राइब होती है अमेरिका में। ये एस्कीमोज ट्राइब्स में जब मैन बाहर अपना हंट करने जाते हैं, वो हंट बाहर से जब लेकर आते हैं तो वो अपनी ट्राइब के दूसरे लोगों में उसको बांट देते हैं। ये उसके बदले ये नहीं चाहते कि जो ट्राइब के जो दूसरे लोग हैं वो इनको कुछ रिटर्न में दे, ये जस्ट उनसे सोशल रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए ये करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया जनरलाइज्ड रेसिप्रोकेशन का, ये जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी का। दूसरा रेसिप्रोसिटी का जो सिस्टम ये बताते हैं दैट इज बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। इस सिस्टम में क्या होता है, ए अगर बी को कोई चीज दे रहा है
तो ये एक्सपेक्टेड होता है बी सिमिलर वैल्यू की कोई चीज उसको रिटर्न करे। तो इस केस में गुड्स या सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है वो दोनों तरफ से होता है और सिमिलर वैल्यू का इक्विवेलेंट वैल्यू का रादर इसमें प्रेजेंट होता है। तीसरे टाइप का जो रेसिप्रोसिटी ये एक्सप्लेन करते हैं दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, या इसको अनबैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी भी कहा जा सकता है। अब अनबैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी में जब ए टू बी ट्रांसफर होता है तो वो अनइक्वल होता है। ये जनरली फोर्स ऑफ डिसेप्शन या धोखे से इसको लिया जाता है। इसमें हम ले सकते हैं जैसे चोरी। अब थेफ्ट के केस में क्या होगा कि ये धोखे से किसी चीज ए जो है वो बी का सामान ले गया, बदले में बी ने ए को कुछ भी नहीं दिया। सॉरी, बी जो है वो ए का सामान ले गया, बदले में ए ने बी को कुछ भी नहीं दिया। तो ये हो जाएगा नेगेटिव या अनबैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दैट इज द कूलार सिस्टम, या इसको कूलार रिंग भी बोला जाता है। ये जो सिस्टम है ये ऑब्जर्व करा था मेलानोविस्की ने अपनी स्टडी में। मेलानोविस्की ने ट्रोब्रिएंट आइलैंड की स्टडी करी थी जो कि पपुआ नई गिनी में है। तो ये न्यू गिनी का ही आइलैंड है। वहां पर ये देखते हैं वहां के जो लोग हैं वो अपने आइलैंड से डिफरेंट एरियाज में जाते हैं और वो एक नेकलेस टाइप ऑफ चीज लेकर जाते हैं। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो स्टार्टिंग में इनिशियली मेलानोविस्की को लगा था कि ये नेकलेस का जो ट्रांसफर है ये इनके ट्रेड के काम में आता है। लेकिन जब डीपली वहां पर इनकी फील्ड वर्क करके इनके जो कंसेप्ट को अगर स्टडी करने की मेलानोविस्की ने स्टडी करी, कोशिश करी, तो इन्होंने देखा कि ये जो नेकलेस है वन इज रेड शेल नेकलेस, ये इसको बोला जाता था सोलावा या वीगन, और दूसरी तरह का नेकलेस होता था व्हाइट शेल नेकलेस, या इसको बोला जाता था मवाली। तो मेलानोविस्की ने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो रेड शेल नेकलेस है, व्हाइट शेल नेकलेस है, इसका जो ट्रांसफर है, इसका ट्रांसफर और भी चीजें इन्वॉल्व करता है। ट्रेड तो नो डाउट इनका प्राइमरी कंसेप्ट होता ही था कि ट्रेड जो मेजर रीजन था उसकी वजह से ये दूसरे आइलैंड्स पे मूव करते थे, दूसरे एरियाज में मूव करते थे। और इसके साथ साथ इस का सोल पर्पस रादर ये नहीं था, लेकिन फिर भी कल्चरल डिफ्यूजन बहुत हद तक प्रेजेंट होता था। जो लोग होते थे इस न्यू गिनी के आइलैंड से दूसरे आइलैंड्स में जब इस नेकलेस को देने जाते थे तो वो अपने साथ साथ अपना कल्चर कैरी करते थे, जिससे इनका जो कल्चर है वो दूसरे एरियाज में भी ट्रांसफर होता था, मतलब कल्चरल डिफ्यूजन भी होता था। इसके अलावा फोक टेल्स, स्टोरीज, इन सब का भी ट्रांसफर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में होता था। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पे मैरिज अलाइंसेस या दूसरे अलाइंसेस भी, सोशल अलाइंसेस फॉर्म होते थे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में। तो ये सब जो था ये मेलानोविस्की ने वहां पर डीप स्टडी करके ये पता लगाया। और इसके अलावा जो लोग होते थे अपनी कंटेम्प्रेरी लाइफ की स्टोरीज को भी डिस्कस करते थे। अलायंस क्रिएशन मैंने आपको बता ही दिया। और जो सोशल रिलेशंस हैं वो भी दो आइलैंड्स के बीच में डेवलप होते थे। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो ट्रांसफर होता था इसमें कम्प्लेक्स रूल्स या स्ट्रिक्ट रूल्स प्रेजेंट होते थे कूलार रिंग के ट्रांसफर में। अब स्ट्रिक्ट रूल्स में ये था कि ये जो मवाली या व्हाइट शेल नेकलेस का ट्रांसफर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, जबकि रेड शेल नेकलेस या सोलावा या वीगन का जो ट्रांसफर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से इनका ये जो डायरेक्शन की मूवमेंट है, इनके जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक रिंग का फॉर्मेशन करती थी, इसलिए इसे कूलार रिंग भी बोला जाता था। नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं दैट इज पोर्टलैच। पोर्टलैच का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज गिविंग। ये जो ट्राइबल चीफ होता था, कोई एक ट्राइब है उसका कोई चीफ होता था, ट्राइबल चीफ इसको ऑर्गेनाइज करता था। ये जनरली एक सेलिब्रेशन होता था, एक सेरेमनी होती थी जो एक ट्राइबल चीफ ऑर्गेनाइज करता था और बाकी सारे ट्राइबल चीफ या वो जो इस ट्राइब के मेंबर्स हैं उनको इनवाइट करा जाता था। पोर्टलैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल होंगे वो देखते हैं। पोर्टलैच किसी एक स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि बर्थ या मैरिज अगर किसी सोसाइटी में हुई है तो इस स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता होगा। दूसरा, ये ट्राइबल चीफ जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो अपनी सुपेरियरिटी दिखा रहा होगा, इसलिए ये इसको ऑर्गेनाइज करता होगा। अगर इस ट्राइबल चीफ की किसी के साथ दूसरे ट्राइबल चीफ या उनके मेंबर्स के साथ राइवलरी है तो उस राइवलरी को फिनिश करने के लिए भी इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, या अपनी सुपेरियरिटी दिखा के उस राइवलरी को एनहेंस भी किया जा सकता है। अगर सोसाइटी में किसी ने कोई टैबू ब्रेक कर दिया तो उसको पनिश करने के लिए एज अ पेनल्टी भी इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पोर्टलैच के कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव्स होते हैं। नेगेटिव्स की बात करें तो पोर्टलैच जो है
वो कभी कभी जो दूसरे ट्राइबल चीफ्स या उनके मेंबर्स को बुलाया जाता है यहाँ पे, तो जो जिस ट्राइबल चीफ ने इस पॉटलच को ऑर्गेनाइज कराया है, सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज कराया है, वो उनकी इंसल्ट कर दिया करते हैं। या तो उन पे ऑयल गिरा देंगे, या उनको ऐसा खाना खिलाएंगे जो एडिबल नहीं है, या गंदा खाना खिलाया जाता है इनको, तो इस तरह से उनकी इंसल्ट करी जाती है। अब इस इंसल्ट से इनके बीच में जो राइवलरी है वो एनहेंस हो सकती है। जो चीफ होता है, ट्राइबल चीफ, अपनी सुपेरियरिटी दिखाने के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो वह डिस्ट्रीब्यूट करता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इससे भी राइवलरी एनहेंस्ड हो सकती है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी एनहेंस हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो फूड और वेल्थ का जो वेस्टेज होता है वो भी बहुत देखा जा सकता है कई बार। अब इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो अब जो ट्राइबल चीफ है वो जो दूसरे मेंबर्स या सोसाइटी के लोगों को इसने बुलाया है उसमें कुछ गिफ्ट्स या वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, जिससे सोसाइटी इक्वालिटी की तरफ मूव ऑन करती है। इसके अलावा इसके फायदों में हम देख सकते हैं कि जिस मेंबर ने इसको ऑर्गेनाइज कराया, जिस ट्राइबल चीफ ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, तो दूसरे भी कहीं ना कहीं बाउंडेड हो जाते हैं कि वो भी इन रिटर्न वैसे ही उसी तरह के सिमिलर गिफ्ट्स उस ट्राइबल चीफ को या उस ट्राइबल चीफ की जो चीफटेन है उसके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इससे एक सोशल रिलेशन डेवलप होता है रेसिप्रोकेशन के मेथड से। तीसरा हम इसका बेनिफिट देख सकते हैं कि जो कुछ गरीब लोग होते हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, न्यूट्रिशनल लेवल एनहेंस होता है। इसके अलावा सोशल पोजीशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिस ट्राइबल चीफ ने इसको ऑर्गेनाइज कराया तो उनका सोशल पोजीशन एनहेंस्ड हो सकती है। फिर टुगेदरनेस की फीलिंग लाता है ये ट्राइबल सोसाइटीज के मेंबर्स के बीच में। सो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।